गुड इवनिंग दीपजोत। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, आपको पीडीएफ मिल गई वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस की? कर दी शुरू। हाँ जी, फर्स्ट 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर उनके आंसर डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 10। पीछे आंसर की है वैसे तो, आई गेस ऑल है इसमें आंसर की। आंसर की है मैम। हाँ, आपके वाले में होगी पीडीएफ में ना। आंसर की वैसे तो ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट आई एम नॉट श्योर, तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना। ओके तो मैम। पहले 10 सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट 10 पे चलेंगे। आप लोगों का मैं टेस्ट नहीं रख रही, टेस्ट इसलिए नहीं रख रही क्योंकि प्रैक्टिस हम क्लास में ही कर लेते हैं ना। तो पूरा मैकेनिक्स हो जाएगा एक बार, तो एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे फिर ग्रेविटेशन के बाद। एक्चुअली आप कहाँ से हो? हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से पता है? हाँ ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, याद आ गया। ओके। आप मुझे देख के से लगते हो। मैं मंडी से हूँ। ओके। पता नहीं, आपसे सिमिलर कोई मैंने फेस देखा है, फिर आपको देखे, आप बहुत देखे देखे से लगते हो। मुझे आपकी हाँ। रहते कहाँ पे हो आप? यहाँ पे चंडीगढ़ में 21 में अभी आए? इससे पहले भी चंडीगढ़ में थे? अभी आए। और कौन से कॉलेज में जा रहे हो? खरड़ में है ना वो तो वहां जाते हो सुबह? मैं तो 2019 से हूँ। फिर लॉकडाउन के टाइम पे घर, फिर दोबारा से 22 में। 22 में नहीं, 21 में। 2 न्यू ईयर मना लिया मैं। 21 में आई थी।
वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही लगाना है आपने। अब अपवर्ड डायरेक्शन में गया है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg होती है, क्योंकि मास को अगेंस्ट द ग्रेविटी या टुवर्ड्स द ग्रेविटी आ रहा है तो फोर्स आ जाती है mg। ठीक है, जब भी वर्टिकल मोशन की बात करी हो आपने एक्सेलरेशन की जगह g ले लेना। फर्स्ट 10 कंप्लीट कर ली। 31.4 कैसे आ रहा है दिखाओ मुझे। mgh, ठीक है, mgh लगाया आपने यहाँ पे g की वैल्यू लेने के लिए बोला था। 30 इंटू 90, 98 इंटू 3, पक्का है ये सर? नहीं, गलत किया आपने। ठीक है, यहाँ पे ये आएगा 29.4, है ना। मल्टीप्लीकेशन चेक करो, 98 इंटू, ये आपने कैसे देखो 98 इंटू 15 कर दिया, नीचे अपॉन 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 5 है, फिर वो उसको 50 से डिवाइड करना है ना। गलती समझ गए अपनी। दो को तो आपने कहाँ पे कंसिडर किया, दो को भी कंसिडर किया, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर उसको। ठीक है, आपने ऐसे किया 98 इंटू 50 और जो आंसर आया उसको 15 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 100 से डिवाइड कर दिया। बट आई गेस आपने कहीं तो गलती करी है, चेक कर लेना। 29.4 आएगा, या फिर जी की वैल्यू 29.4 ही आ रहा है मैम, हाँ जी 29.4 आएगा। क्योंकि अच्छा अगर जी को 10 लेके करोगे तो सीधा 30 आ रहा है, और फिर मैंने 9.8 लेके किया तो फिर मैंने 2 इंटू 98 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 वो 29.4 ही है।
हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन में गलती। ये देखो यहाँ पे ऐसे कर लेना डायरेक्ट, ये 30 आ रहा है, अगर जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं तो 30 के आसपास की वैल्यू कम, 30 से कम कौन सी है यहाँ पे 29 है, तो 9.8 लेंगे तो यही आएगी। इसी तरह से करना है। क्लियर? अब देखो एक बार आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये तो कल वाले क्वेश्चन है, पहला वाला, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो गिवन है, नहीं, टू बॉडीज विद काइनेटिक एनर्जी इन रेशियो 4:1 आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। कल हमने मास देख के काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकाली थी, आज काइनेटिक एनर्जी की रेशियो देख के आपसे मास पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज हमने देखनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है लीनियर मोमेंटम इक्वल है, तो जो हल्की बॉडी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। मोमेंटम सेम हो तो हल्की बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि मास और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट मास देखो बराबर तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, इसका सी ऑप्शन है डी, ऑप्शन भी कट हो गया। 1/4। सी में जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो हैवी बॉडी की ज्यादा नहीं हो सकती, तो सी भी। अब ए और डी बचते हैं। ठीक है, ए और डी में देखो आपने क्या बोला, 1:2, 1:4 या 1:2, ये 1:4 आएगा। देखो अगर वैसे तो कल वाला एग्जांपल से भी हो जाता, पर यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, 4:1 गिवन है आपको। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता है, पी तो दोनों में सेम है, ये m1 हो गया, p² m1। दूसरी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो 1 = p²/2m2। इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो इसी तरह से लिखो, जैसे फर्स्ट को लिखोगे आप p²/2m1, ठीक है, डिवाइडेड बाय p²/2m2। p² से p² तो ये कितना आ गया, m2/m1, और m2/m1 किसके बराबर आया, 4:1 के बराबर। तो इस तरह से आ गया। अब यही कंडीशन तुम्हें आगे देके शायद लीनियर मोमेंटम पूछा होगा, अगले क्वेश्चन में ऐसे ही है। मैम इसका आंसर 1/4 नहीं आएगा, क्योंकि मास 1 = 4 टाइम्स ऑफ मास 2। कहाँ पे 4:1 तो आ ही नहीं सकता, ये वही ठीक तो है, m1 मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, ये भी तो देखो। ओके ओके मैम, ओके, क्योंकि m1 वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से ही उसी में वैल्यूज डाल हाँ, के रेशो निकाला है m1 मैंने। मैंने नीचे लिखा, m1 1 है, m2 4 है, तो 1:4 ही हुआ। ये मैंने उल्टी लिखी है ना रेशो, यहाँ पे उल्टी आती है रेशो, वहां पे 1 और 2 है तो यहाँ पे 2 और 1 आता है जब ऐसे डिवीजन में हो। यस मैम। फिर सेकंड का देखो, सेकंड इसका उल्टा है। सेकंड में मास गिवन है आपको, एक 1 और एक 4, और बोला है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p1 का फॉर्मूला हो जाएगा √2m1e, और p2 का फॉर्मूला हो जाएगा √m2e। e तो दोनों में सेम है, डिवाइड करेंगे ना दोनों को, इस तरह से 2 से ये इस तरह से आ गया आपका। और किस चीज की रेशियो गिवन थी, मास गिवन है, सॉरी, m1 की वैल्यू कितनी गिवन है, m यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4m का मतलब 4 आ गया, तो ये कितना आया 1/4, और होल रूट है तो 1 का तो क्या आएगा 1, और 4 का कितना आ जाएगा 2, तो 1:2। अगर यहाँ पे 4m नहीं होता मास, 1/2 क्यों, ये तो 4:1 आएगा आंसर इसका। 4 देखो इसमें पता क्या है, यहाँ पे इस तरह से थे, ये फ्रैक्शन में थे, फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन को लिखा जाता है इस तरह से, जैसे मैंने लिख दिया, तो ये वाली चीज ऊपर जाके ऐसे हो जाती है रिवर्स, तब वो हम इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख लिया ना, 2em √2em। तो उसमें मैम दोनों का जब रेशो किया तो रूट से रूट कट गया, 2e से 2e, तो 1/4 ही हुआ सीधा, क्योंकि एक का मास 1 kg एक का 4 kg है। रूट तो बच्चे देखो, रूट कैसे काटा आपने, ऊपर है आपके पास √1, नीचे है √4, रूट नहीं कट होता वो ऐसे। रूट 4 था, सॉरी मैम, मैंने ना ध्यान नहीं दिया हाँ कि वो रूट में 4 है। हाँ, तो ये पूरा रूट है ना, इसलिए यहाँ पे 2 आया। क्लियर? यस मैम। हाँ जी। A shell in its flight
exploded into 4 unequal parts. Which of the following is conserved? both बॉम्ब B and C. मैंने आपको ये करवाया हुआ है और आप लोगों ने फिर भी गलत आंसर बताया, बी एंड सी। मैंने कहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, बॉम्ब जो है अपनी इंटरनल फोर्स की वजह से एक्सप्लोड हो रहा है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वैसे तो उसको काइनेटिक में चेंज होना चाहिए, पर साथ ही साथ हीट एनर्जी, ठीक है, जब वो एक्सप्लोड होगा तो हीट और साउंड में भी तो चेंज होगी, तो कंजर्व नहीं रह सकती। जितनी पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक नहीं बचेगी, थोड़ी सी एनर्जी बीच में बाकी जगह भी जाएगी ना, तो मोमेंटम आएगा। ऐसे केसेस में देख लेना है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो कौन सी चीज कंजर्व रहेगी? मोमेंटम, ठीक है। व्हेन, ये देख लो, ये वाली चीज, वर्क डन ऑन बॉडी और वर्क डन बाय बॉडी। Loses energy. हाँ, वर्क डन, देखो लूजेस एनर्जी किसी में भी नहीं आएगा, यही हमने वर्क डन बाय बॉडी, वर्क डन ऑन बॉडी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब तुमने बॉडी पे काम किया तो वर्क की फॉर्म ने तुमने बॉडी को क्या प्रोवाइड करी? एनर्जी। तो जब वर्क डन ऑन बॉडी होता है, काम किया बॉडी पे, तो बॉडी क्या करती है? गेन करती है एनर्जी, वर्क की फॉर्म में एनर्जी गेन करेगी। पर जब वर्क डन बाय बॉडी होता है तब हम क्या देखते हैं कि बॉडी खुद काम कर रही है। खुद काम कब करेगी? जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो खुद से नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब अंडर ग्रेविटी आएगा, बट और कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ये हो गया वर्क डन बाय बॉडी। खुद से नीचे गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से, मतलब हमें नहीं अप्लाइड फोर्स लगानी पड़ी, तो उसको बोलेंगे वर्क डन बाय बॉडी। तो इसमें जितनी पोटेंशियल उतनी ही नीचे क्या होती है? काइनेटिक। खुद काम करेगी तो अपनी एनर्जी को बचाएगी, बॉडी खुद काम करती है तो अपनी एनर्जी को बचा के रखती है, कंजर्व रहती है। उस पे काम होता है तो एनर्जी गेन कर लेती है, लूज नहीं करती एनर्जी किसी भी केस में। लूज तो कब होगी? जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वर्क चेंज हुआ आपका, ठीक है। जैसे कि एक्सप्लोजन हो गया तो हीट, लाइट, साउंड इनमें चेंज हो जाती है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सी, वर्क डन कैन नेवर बी जीरो। वर्क जीरो हो सकता है। अगले वाला तो हो गया हमारा क्वेश्चन, 7th का तो हमने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। रूट फोर्थ आंसर क्या हुआ कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट? वर्क डन ऑन बॉडी इट गेन्स एनर्जी। और 5th का है आपका, देखो मैंने ये सोच के इट लूजेस किया था क्योंकि अगर आप किसी पे फोर्स लगाओ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट तो होगी और डिस्प्लेस होने में तो फिर एनर्जी लॉस होता ही है। बेसिकली होता क्या है, जब बॉडी नॉर्मली रखी हुई है, जब आपने उस पर फोर्स लगाई, ठीक है, उसको खींचा या रोका, जो भी किया, तो वो एनर्जी गेन कर लेती है। हम काम करते हैं ना, हम काम करने से क्या करते हैं? अपने अंदर की एनर्जी को भी वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उस बॉडी पे तो एक्स्ट्रा काम हुआ, तो उस बॉडी की जितनी एनर्जी थी उसने और गेन कर ली उस पे, ठीक है। एक वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि वर्क डन क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है। तो वर्क डन से क्या होता है? बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। तो वर्क डन जब बॉडी पे काम होता है तो इस तरह से ध्यान रखना है। वैसे बेसिकली देखा जाए ना, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो वर्क की फॉर्म में हम उसको एनर्जी दे देते हैं, तो हम बोलते हैं कि उसने एनर्जी को गेन करा है, ठीक है। समझ गए लूजेस क्यों नहीं होगा दीपजोत? लूज Yes, करने का मतलब है कि जैसे कि अगर तुम फ्रिक्शन को भी कंसीडर करोगे, बाकी सारी चीजों को भी कंसीडर करोगे, तो उसकी एनर्जी जो है अलग अलग फॉर्म में जा रही है, तब कम होगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद 5th तो हो गया, चलो 6th भी कर लिया, 7th भी हो गया, 8th पे आओ। व्हेन बॉडी फोल्ड्स फ्रीली, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जहां पे वर्ड लग गया जूल, ठीक है, जूल लगा देना है, जहां पे एनर्जी दिख गया वहां पे जूल। अगला है अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन इन वैक्यूम, विच टोटल एनर्जी।
Which of the following remains constant during the fall? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो फ्री फॉल के केस में कंजर्व रहती है। पोटेंशियल काइनेटिक तो चलो, टोटल लीनियर मोमेंटम भी रहेगा क्या? नहीं, ड्यूरिंग द फॉल उसका मोमेंटम चेंज होता है क्योंकि एक्सेलरेशन लेती है ना बॉडी, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? हम एक हाँ मुझे जी। फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दो कि फर्स्ट क्वेश्चन में ना मैंने दूसरे तरीके से किया था, हाफ एम वी स्क्वायर से किया था, तो 4E = ½ mv² और E2 मतलब 1E2 = ½ mv²। फिर इन दोनों का मैंने रेशो निकाला तो वो 4/1 आ रहा है। तो मतलब मेरा आंसर था m1/m2 = 4:1। 4:1 सेकंड का बोल रहे हो आप? फर्स्ट का। फर्स्ट का? फर्स्ट में देखो, या मैंने उसको 1:4 लिखा हुआ था, पर वो बेसिकली 4:1 हुआ ना। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। देखो, अब यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर वाला बोला आपने, वो फॉर्मूला यस लगाया। मैम, यस हाफ मैम। एम वी स्क्वायर पता क्यों नहीं लगा रहे हैं? मास तो चलो हमें निकालना है, पर हमें वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा किसकी कम। तब हम ये नहीं लगा रहे हैं, ठीक है? तभी वो आंसर आपका गलत आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो खुद से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया फिर, मोमेंटम वाला? हमने बस मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक क्वेश्चन में दिख गए ना साथ में, तो ये वाला रिलेशन उठाना है आपने, p²/2m, जो कल बताया था मैंने। काइनेटिक एनर्जी p²/2m भी तो हो सकती है। यस मैम। हाँ जी, ठीक है। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जब भी क्वेश्चन में दिख जाए ना, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने, हाफ एम वी स्क्वायर वाला नहीं। फिर उसके बाद समझ आ गया दीपचोत? आपको कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। नो मैम। पक्का? यस मैम। चलो 11th क्वेश्चन, अच्छा 10, अगले 10 कर लिए आपने अभी कि नहीं किए थे? अगले 10 करो फिर, इनको कंप्लीट करो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है तो दो ऑप्शंस। वर्क डन ऑन, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो चलो हो ही नहीं सकते, इन दोनों पे तो डिपेंड करता है वर्क। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी में कंफ्यूजन है। टेंशन एनर्जी mg। यस अब मैम। बताओ फाइनल और इनिशियल। देखो, बेसिकली देखा जाए, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो डिपेंड तो दोनों पे ही करता है, फाइनल पे भी और इनिशियल पे भी वैसे तो। बट इन यस जनरल मैम। अगर आप देखो, इनिशियली किसी भी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वर्क को उससे फर्क नहीं पड़ता, पर फोर्स लगाने के बाद वो कितनी वेलोसिटी से कितना मूव हुआ, वो चीज डिपेंड करती है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाए तो इनिशियल वेलोसिटी आपने ऑप्शन टिक करना है, कि स्टार्टिंग में चाहे जो भी था, वो वर्क, हम वर्क कब देखते हैं? फोर्स लगाने के बाद देखते हैं। तो फोर्स लगाने के बाद तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो हम फाइनल वेलोसिटी के साथ जाएंगे। फिर उस केस में इनिशियल को हम नहीं भी कंसीडर करेंगे तो चलेगा, अदरवाइज दोनों को देखना पड़ता है। क्लियर? पर यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन में आ गई, तो इनिशियल होगा आपका आंसर, इनिशियल को नहीं देखेंगे हम।
जब 20 तक कंप्लीट हो जाए ना बता देना। क्या हो गया? हो रहे क्वेश्चन?
चलो देख लो साथ साथ में। 11th क्वेश्चन तो हमने कर लिया। कोलिजन रह गया, मैंने आपको कोलिजन नहीं बताया ना। कोलिजन देखो, कोलिजन का मतलब है दो चीजों का टकराना, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो ऐसे क्या हो सकता है, या तो स्टार्टिंग में एक रुका हुआ है, एक पीछे से आता है इसको धक्का देता है, और ये दोनों साथ साथ में मूव करना शुरू कर देते हैं। एक तो ये हो जाएगा, या फिर आगे वाला चलेगा या पीछे वाला रुक जाएगा, इस तरह से होगा। या फिर दोनों आपस में टकराएंगे और फिर दोनों किसी न किसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। अलग अलग तरह का कोलिजन हो सकता है। सबसे पहले आता है इनइलास्टिक कोलिजन, और हाँ एक होता है इलास्टिक। सबसे पहले इलास्टिक को देखते हैं। मोमेंटम जो है वो दोनों में सेम यानी कि कंजर्व रहता है। दोनों इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों में मोमेंटम कंजर्व रहता है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व रहेगा। पर काइनेटिक एनर्जी देखो, इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी हो जाती है चेंज, और इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी रहती है सेम, और यू कैन से कंजर्व। मोमेंटम दोनों में कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों चेंज होती है? जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या टकराने के बाद दोनों में से एक रेस्ट पे आ जाए या दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करें, तब काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो इनइलास्टिक कोलिजन, और काइनेटिक एनर्जी सेम रही तो इलास्टिक। पर टोटल एनर्जी क्या रहती है सिस्टम की, पूरे सिस्टम की देखो, एक एक पार्टिकल की बात नहीं कर रही, पूरे सिस्टम की एनर्जी देखो टोटल वो रहती है कंजर्व। तो यहाँ पे बोला है इनइलास्टिक, मोमेंटम कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। ऑल द फोर्सेस मस्ट बी कंजर्वेटिव। व्हाई? फ्रिक्शन भी तो लगेगा इनके बीच में। जब ये किसी स्लाइड करेंगे किसी सरफेस के ऊपर तो फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, तो सारी फोर्सेस कंजर्व नहीं होती हैं। आपस में टकराते हैं तो उस टाइम पे फ्रिक्शन भी तो होगा, मूव करेंगे तब भी फ्रिक्शन होगा। तो थर्ड और फोर्थ दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। तो इन्होंने क्या पूछा है, करेक्ट बताना है। तो करेक्ट हो गया 1 एंड 2, तो ऑप्शन बी। आगे वाला सिंपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, कितना आ गया आंसर 100। दीपजोत क्लियर हो गया 12th क्वेश्चन? यस मैम। ओके। 14 देखो, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का ग्राफ है। सी और बी तो गलत है क्योंकि इसमें डाउनवर्ड बोला है, पर वेलोसिटी बढ़ने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कम थोड़ी होती है। तो सी और बी तो वैसे ही गलत हो गए। अब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो अगर ये 2 से बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी 2 से थोड़ी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ती है? 4 से। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि डी का मतलब तो है एक जितना बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? ए, कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पर 4, मतलब आप बोल सकते हो स्क्वायर के बेसिस पे, कि अगर वो डबल हुआ तो वो 4 टाइम्स होगा, इस बेसिस पे तो कर्व ग्राफ बनेगा। अब इन्होंने बोला है B इज 4 टाइम्स मास B का जो है वो 4 गुना है दैट ऑफ A, बट उसकी वेलोसिटी है हाफ। काइनेटिक एनर्जी में देखो मास 4 टाइम हो गया पर वेलोसिटी हाफ होगी, तो ये क्या बन गया, हाफ 4m, और ये v स्क्वायर बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो हाफ mv स्क्वायर। A की काइनेटिक एनर्जी और B की काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम। आगे है पावर का क्वेश्चन। मास मैम इसमें ना मैंने 2 फॉर्मूलाज लगाए, एक पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और उससे नहीं निकला, फिर मैंने वर्क डन अपॉन टाइम किया, पर दोनों से ही आंसर नहीं आ रहा। मेरा 4 वॉट आ रहा है जबकि ऑप्शंस में 400 वॉट है। देखो इसमें क्या करना है आपको, पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला लगाना है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कौन सा लेना है, जी। डिस्प्लेसमेंट जितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं अपॉन टाइम। मास कितना है 80 kg, जी हो गया 10, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 4 मीटर, तो नीचे कितना आ गया, टाइम कितना है 8,
तो ये 10 और ये आ गया आपका 400। ठीक है, सही है दीपजोत? मैंने ना, यस मैम, ठीक। 400 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपका सिमिलर है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की तरह। 2:1। हाँ, फिर अगले वाला सेम है, यही जो 16 किया उसी की तरह है। 1.96 किलोवोट आएगा। 1.96 किलोवोट का मतलब है 1.96 किलो का मतलब है कितनी जीरो, 3 और वोट। अब 1 पॉइंट, सबसे पहले तो देखो ये किलो वोट है, ठीक है। 1.96 को 196/100 लिख सकते हो, है ना? यहाँ पे देख लो, 196/100 इंटू के का मतलब है 1000, 2 जीरो कट होगी, ये 1960 आया और आपका आंसर आया होगा 2000। 2000 आया ना, जी की वैल्यू 10 ली होगी तो 2000 आएगा आंसर। कैसे? देखो यहाँ पे पावर कितनी है, सॉरी पावर तो निकालनी है, मास है 600, जी की वैल्यू आ गई 10, हाइट कितनी गिवन है, हाइट गिवन है 20 और 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। तो यहाँ पे ये 10, ये बन गया आपका 2000। मैम आई 2000 गेस हमने नीचे लिखा हुआ है कि वेट तो फिर m/g का प्रोडक्ट ही 600 के इक्वल है ना? नहीं, अगर केजी लगी है ना यूनिट, एक चीज का ध्यान रखना, ओके यहाँ मैम, पे समझ लैंग्वेज गई। की दिक्कत हो सकती है बट केजी लगा है तो वो मास है। अब 2000 वोट, इसको लिख सकते हैं 2k वोट, तो 2 के करीब कौन सी वैल्यू है, 1.96, तो ऑप्शन ए। 19 पावर रिक्वायर्ड बाय, ये सेम है, 180 आएगा इसका। पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, तो मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से ज्यादा ही होगी, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है, क्योंकि हो भी सकती है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आ रहा होता है तो धीरे धीरे पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है, एकदम से नहीं हो जाती। तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होती है एक टाइम पे। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी कंट्राडिक्ट कर जाएंगे आपकी। बाकियों में अगर आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0, क्यों होगी ग्रेटर देन 0? क्या पता पोटेंशियल एनर्जी 0 हो, क्योंकि वो तो मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0, हमें ये भी नहीं पता है कि माइनस में है। पोटेंशियल एनर्जी 0 एंड काइनेटिक एनर्जी तो 0 से कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मूव कर रहा है। चलो, ये 20 क्वेश्चन तो अभी के लिए जो आपने किए, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी तरह के हैं, मतलब कुछ ज्यादा वो नहीं है उनमें, डिफरेंट चीज जो आपने पढ़ा है उसी तरह के क्वेश्चन है। तो कल तक आपने ये 44, देखो आगे कितने बचे, 24 क्वेश्चन ही बचे आपके लिए। 44 में से 20 तो आपने कर लिए, तो 24 बच गए आगे, ये आपने कल तक सॉल्व करके लाने हैं। अभी आप कौन से वाले क्वेश्चन पे आओ, आप आओ 40 क्वेश्चन पे, 40 नंबर जो क्वेश्चन है। Kinetic energy of body increased by 300%, then linear momentum of body is increased by, देखो बहुत ही सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में जितनी भी थी वो 100% थी खुद में, जितनी भी होगी 100% होगी। बाय लग गया, बाय का मतलब होता है प्लस हो गया उसमें, कितना, 300 और प्लस हो गया, तो वो कितनी होगी, 400% होगी। 100 से 400 यानी कि 4 गुना होगी, तो मोमेंटम क्या हुआ होगा, डबल, क्योंकि मोमेंटम अगर डबल हो जाए, ऐसे मैं लिखूं 2p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी अगर 1 से 4 टाइम्स होगी तो मोमेंटम 100 तो पहले ही होगा, अब कितना हो गया वो 200 डबल हुआ होगा मोमेंटम। जैसे कि इस तरह से भी ले सकते हो तुम इनको, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 1 तुम्हारे पास, उसमें उसका 3 टाइम्स ऐड कर दिया तो कितना हो गया 4 टाइम्स। मोमेंटम में क्या चेंज आया अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स होगी, मोमेंटम जो है वो डबल हो गया होगा। तो डबल कैसे हुआ, एक तो वो पहले ही था, उसमें कितना ऐड हुआ, एक और वो कितना हो गया डबल, तो कितने का चेंज आया, एक से बड़ा, एक का मतलब कितने से बड़ा, 100% से बड़ा।
इस तरह से करना है ऐसे क्वेश्चन कि बाय लग गया तो ऐड, 2 लगा होता तो 1 से कितना हो गया, 3 हो गया, पर ऐसे लिखा इंक्रीज्ड बाय 300%। बाय मीन्स जो था उसमें 300 और ऐड कर दो तो 400 बन जाएगा। और अगर लिखा होता इंक्रीज टू 300%, यानी जो 1 है वो कितना हो गया, अब 3 हो गया। 2 और बाय का ध्यान रखना है। क्लियर? और बाकी तो सिंपल है, ये थोड़ा डिफरेंट था इनमें, बाकी आप कर लोगे। फिर भी एक बार देखो, जिनमें डाउट आते हैं वो पूछ लो आप मेरे से। ये देखो 28 क्वेश्चन पे आओ, स्टैटिक क्वेश्चन है। 1 जूल जो है ना वो 10⁻7 अर्ग के बराबर, क्योंकि जूल की छोटी यूनिट है अर्ग, जैसे न्यूटन की छोटी है डाइन। क्लियर? और बस बाकी सिंपल है। बाकी तो बस है कि 1 लाइनर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है दीपजोत, कितने बजे तक है आपकी क्लास? 5:30। कर लो तो अभी कंप्लीट कर लोगे। हमें 10⁻5 होगा ना आंसर इसका? नहीं नहीं, 10⁻7 होता है। 1 जूल जो है 10⁻7 आर्क के बराबर होता है। ओके मैम। हाँ जी। न्यूटन जो है वो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। मैम फिर क्लास लीव कर दूं मैं? हाँ जी, ये कर कुछ। सकते हो। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।